नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे हैं मूल्यांकन का और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मूल्यांकन की विधियां। मूल्यांकन के लिए कुछ मुख्य विधियां जिसका उपयोग किया जाता है, उसमें निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि और परीक्षा विधि का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। मूल्यांकन में निरीक्षण विधि क्या है? निरीक्षण विधि के द्वारा इसके द्वारा जो छात्र हैं उन छात्रों के, उन बालकों के जो व्यवहारिक क्रियाएं हैं, संवेगात्मक और बौद्धिक परिपक्वता है और सामाजिक व्यवस्थापन, इसको देखा जाता है। निरीक्षण के द्वारा छात्रों की या बालकों की या व्यक्ति की, किसी की जिसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं, उनका व्यवहारिक क्रियाएं, उनकी व्यवहारिक क्रियाएं यदि वो उसका व्यवहार कितना चेंज हुआ, किस प्रकार का उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, व्यवहारिक क्रियाएं, संवेगात्मक और बौद्धिक परिपक्वता, संवेगात्मक और बौद्धिक परिपक्वता उसमें कितनी आई है, बौद्धिक परिपक्वता, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से कितना परिपक्व हुआ, ये देखा जाता है। और इसी के साथ साथ उसमें सामाजिक व्यवस्थापन के गुण कितने आए, सामाजिक व्यवस्थापन, सामाजिक व्यवस्थापन के गुणों की जांच करना है। सामाजिक व्यवस्थापन उसमें कितना हुआ, उन गुणों की जांच करना, ये मूल्यांकन की विधियों, मूल्यांकन की जो निरीक्षण विधि है उसके द्वारा तय किया जाता है। निरीक्षण करके व्यवहार को देखा जाता है बालक के, निरीक्षण करके बालक की संवेगात्मक और बौद्धिक परिपक्वता को देखा जाता है और निरीक्षण करके उसके सामाजिक व्यवस्थापन को देखा जाता है। यदि वो समाज, यदि उनके जो समूह है, उस समूह में उसको किस प्रकार की व्यवस्था में आता है, देखा जाता है। दूसरा है साक्षात्कार। दूसरा साक्षात्कार के अंदर साक्षात्कार के माध्यम से ये, क्योंकि हम साक्षात्कार को एक बहुत महत्वपूर्ण विधि कह सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है और इसके द्वारा बालकों की रुचि और उसके विकास और दृष्टिकोण में परिवर्तन कितने हुए, इसकी पर्याप्त रूप में हम जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही ये देखा जाता है कि बालकों की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं उसकी जांच करने में भी ये बहुत ही सहायक है। यानी इसके द्वारा बालकों की रुचियों का विकास और दृष्टिकोणों में परिवर्तन कितना होगा, बालकों की रुचियों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन कितना होगा, उसकी जांच इसके द्वारा की जाती है। इसी के साथ साथ साक्षात्कार के द्वारा ही हम जो बालकों के जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन के साथ साथ बालकों की व्यक्तिगत विशेषताएं, उन व्यक्तिगत विशेषताओं की भी जांच की जा सकती है। व्यक्तिगत विशेषताएं की जांच, जैसे हो सकती है इसमें कितनी व्यक्ति, कौन सी विशेषता है उसके व्यक्तित्व की, कौन सी विशेषता उसमें उभरकर सामने आ रही है, उसकी व्यक्तिगत विशेषता, उसकी जांच भी साक्षात्कार के द्वारा की जा सकती है। तो ये
साक्षात्कार बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। और तीसरी विधि है प्रश्नावली। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली के द्वारा कुछ प्रश्न बनाकर प्रश्नावली के द्वारा जांच करना, उससे भी छात्रों के खुद की रुचियां और अभिरुचियों के विकास की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। क्या? छात्रों के रुचि और अभिरुचि के विकास की जांच। देखिए, एक अभिरुचि होता है इंटरेस्ट और एक अभिवृत्ति होता है एप्टीट्यूड। तो अभिवृत्ति की जांच की जाती है और सूचनाएं जो प्राप्त होती हैं उससे छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही उपयोगी विधि है। नेक्स्ट है परीक्षा विधि। परीक्षा विधि के द्वारा परीक्षा विधि से इससे बालकों की निष्पत्ति की जांच की जाती है। निष्पत्ति की जांच, बालकों ने कितना कुछ सीखा उसकी जांच की जाती है। और इसके माध्यम से शिक्षक ये बात साफ पता लगा सकता है कि वो क्या पढ़ रहा है। उसकी व्यक्तिगत रूप में बालकों ने जो खुद जो अध्ययन करवा रहा है उससे व्यक्तिगत रूप में बालकों ने किस सीमा तक ग्रहण किया, किस सीमा तक ग्रहण किया, इसकी वो जांच कर सकता है। तो निष्पत्ति की जांच की जाती है इससे। इसके बहुत सारे अलग अलग विधियां हैं। इस विधि के भी अलग अलग रूप हैं। इस विधि की परीक्षा विधि के अलग अलग रूप। परीक्षा विधि में सबसे पहला है मौखिक परीक्षा। मौखिक रूप से परीक्षा लेना, साहित्यिक रूप से जो व्यक्तिक होती है और इसमें बालक परीक्षक के सामने खड़ा रहकर मौखिक रूप से उसके प्रश्नों के उत्तर देता है, वो होती है मौखिक परीक्षा। ओरल जिसको आप कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि मौखिक परीक्षा एक साक्षात्कार का ही रूप है। दोनों बालक और शिक्षक आमने सामने होते हैं और एक इसका साक्षात्कार होता है। और इसके द्वारा व्यक्ति गुण, जैसे उसमें आत्मविश्वास कितना है, उसके अंदर संयम कितना है, उसके बोलने का ढंग क्या है, इस बात की जानकारी मिलती है। इससे आत्मविश्वास, बोलने का ढंग, संयम आदि की जानकारी मिलती है इसके द्वारा, मौखिक परीक्षा के द्वारा। जब पूछता है बालक को विभिन्न बातें, तो इसके द्वारा ये तय की जाती है कि वो किस प्रकार से बोल रहा है, उसके अंदर आत्मविश्वास कितना है। दूसरी है प्रायोगिक परीक्षा। दूसरी है प्रायोगिक परीक्षा। प्रैक्टिकल रूप में प्रैक्टिकल परीक्षा, और इसके अंदर बालक के काम करने का नमूना क्या है वो पता कर सकते हैं, किस प्रकार वो कार्य करता है। प्रैक्टिकल रूप से वो किस प्रकार काम कर सकता है, कार्य का नमूना। प्रैक्टिकल क्या जो सिखाया प्रैक्टिकल से कर सकता है, ये इसमें देखा जाता है। और एक होती है लिखित परीक्षा। एक होती है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के माध्यम से बालकों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और वो
उसको उनको शब्द सीमा दी जाती है कि लगभग आपको इतने पेज में लिखना है, इतने शब्दों में लिखना है, तो उस शब्दों में वो कितना लिख सकता है। आजकल की जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें सबसे प्रचलित विधि है, और संपूर्ण जो शैक्षिक कार्यक्रम है इसने अधिकृत कर रखा है इस परीक्षाओं में, और इसकी प्रधानता हो गई है, और इससे हमारा पाठ्यक्रम किताबों तक संकुचित हो चला है। जो किताब में लिखा है उसको याद करके और लिख लिया, यानी रटन बस रट लो। व्यवहार परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ इससे कोई विषय मतलब नहीं होता। ये छात्रों को आगामी कक्षाओं के प्रवेश के लिए भी तैयार करती है। तो इससे निबंध के रूप में छात्रों को परीक्षा दी जाती है। निबंधात्मक परीक्षा भी इसको कह सकते हैं, जो कुछ लिखना है। एक होती है विवरणात्मक परीक्षा। विवरणात्मक परीक्षा, और एक निश्चित प्रकरण छात्रों को दे दिया जाता है या कोई समस्या दे दी जाती है, उस पर वो स्वतंत्र रूप से अध्यापक से उनका मार्गदर्शन करते हैं और वो कार्य योजना छात्र प्रस्तुत करते हैं, जैसे आपको प्रोजेक्ट दिया गया है। तो ये विवरणात्मक परीक्षा है। इसी प्रकार एक होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। यानी सटीक आंसर वही एक होगा। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, ऑप्शन भी दे दिए जाते, कई बार करेक्ट स्थान दे दिए जाते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति ... है, या अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, 4 ऑप्शन दे दिए, या सीधा पूछ लिया अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। इस प्रणाली में कम लिखना पड़ता है और इसके द्वारा बालक की बुद्धि, बालक की अभिरुचि और निर्णय शक्ति का मापन किया जा सकता है। तो इस तरह परीक्षा के मूल्यांकन में 1 या 2 बार की जांच से काम नहीं चल सकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया एक सतत प्रयास है और इसके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थीगण दोनों का परिश्रम, दोनों की शैक्षिक प्रगति की मात्रा की मूल्यांकन का आंकड़े इसमें रहते हैं कि बालकों ने कितना सीखा, अध्यापक ने कितना सिखाया, बालकों ने कितना सीखा, और उसके आधार पर दोनों के ही आंकड़े इसमें रहते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा की भी इससे जानकारी मिलती है, और जो समग्र मानवीय क्षमताएं हैं उसकी सीमाओं के बारे में उपयोगिता की दृष्टि से व्यक्ति के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी ये जानकारी देते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक वर्णन भी प्रस्तुत करता है और मापन व्यवहारों की परिमाणात्मक मात्रा प्रस्तुत करता है कि उसने कितनी प्रगति की बालक ने। तो मूल्यांकन प्रक्रिया अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर अपने शिक्षण और शिक्षण विधियां, प्रविधियों और सहायक सामग्री है उसकी उपादेयता का भी मूल्यांकन करती है। और किसी भी विषय के शिक्षण के बाद ये जानना आवश्यक होता है कि छात्रों ने कहाँ तक ग्रहण किया और कितना ग्रहण किया। यदि उन्होंने ग्रहण कुछ चीज नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, ये जानना भी आवश्यक होता है। इससे स्पष्ट है कि जो अर्जित मूल्य है उनका ज्ञान के लिए मूल्यांकन किया जाता है। बालकों में अर्जित मूल्यों को ज्ञान कितना मूल्य अर्जित हुए इसके लिए ये मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के साथ साथ उद्देश्य और शिक्षण पद्धतियां भी विशेष रूप से संबंधित होती है। और इसी के साथ साथ जो अध्यापन है वो उसमें किस प्रकार का चेंज करना है वो भी इसके साथ जुड़ा है। इसके पश्चात हम ले रहे हैं मूल्यांकन के कार्य, मेन फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन। इसके मेन फंक्शन कौन कौन से हैं, प्रमुख कार्य क्या क्या है।
तो देखिए मूल्यांकन का जो प्रमुख कार्य है वो ये जांचना होता है कि बालकों की योग्यता, बालकों की कुशलता, बालकों की वृत्तियां, बालकों की रुचियां, उनकी समझदारी आदि को किस सीमा तक ग्रहण किया। बालकों ने योग्यताओं को, कुशलताओं को, वृत्तियों को, रुचियों को किस सीमा तक ग्रहण किया, यानी बालकों ने क्या ग्रहण किया उसकी जांच। बालकों की ग्रहणशीलता की जांच। अब कौन सी चीज की ग्रहणशीलता? बालकों ने कुशलता कितनी आई, कुशलताओं को कितना ग्रहण किया, योग्यताओं को कितना ग्रहण किया, वृत्तियों को कितना ग्रहण किया, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, रुचियां उनकी किस प्रकार हुई, समझदारी, इनकी किस सीमा तक ग्रहण किया, इसकी जांच करना। और सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन, सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने का मेन कार्य इसका होता है कि सीखने की क्रिया को प्रोत्साहन देना। मूल्यांकन का मेन काम क्या है? सीखने की क्रिया को प्रोत्साहन देना। कितना सीखा, अगर कम सीखा है तो और सीखो, प्रोत्साहन मिलता है। और अच्छा सीखा है तो और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इससे प्रोत्साहन मिलता है, सहायता मिलती है इससे। और बालकों के वर्गीकरण, बालकों का वर्गीकरण, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जैसा कि मैंने पहले बताया, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, इस तरह से इनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। और बालकों के विकास को निरंतर गति देने में ये सहायक है। बालकों के विकास को निरंतर गति देना, बालकों के विकास को निरंतर गति देना। ये निरंतर रूप से वो विकास करे, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दे, निरंतर रूप से विकास करे, उसको गति मिलती है। इसका प्रमुख काम है मूल्यांकन। और शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता और विशिष्टता लाना, शैक्षिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखना है। शैक्षिक उद्देश्यों में विशिष्टता लाना, स्पष्टता और विशिष्टता लाना। कि शिक्षक शैक्षिक उद्देश्य क्या क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, उसमें विशेषता लाना। और मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण से जब मूल्यांकन करते हैं तो कहाँ पर बालक कहाँ पर कमजोर रह गया है, उस कमजोरी का पता लगाकर उसका उपचारात्मक शिक्षण देना, उसको उपचारात्मक शिक्षण देना, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। कौन से क्षेत्र में वो कमजोर है बालक, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की, उसको पुनः पढ़ाना, उसको उपचार देना, उसके बारे में। तो इस प्रकार से बालकों की ग्रहणशीलता की जांच करना, सीखने की क्रिया को प्रोत्साहन देना, बालकों का वर्गीकरण करना, बालकों के विकास को निरंतर गति देना और शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। और भी जैसे बालकों की वृद्धि का पता लगाना है, अध्यापन अवसरों की प्रभावशीलता का पता लगाना है। इस प्रकार से ये विभिन्न इसके कार्य होते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और अपन नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में अध्ययन करेंगे।